अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशाबदीद। नाज़रीन, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो वो है बंदूक तानी हुई है और मुज़ाकरात की मेज सजाई जा रही है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बैकडोर राब्ते मुसलसल जारी हैं और अब 47 साला तात्तुल को ख़त्म करके किसी मुआहदे पर पहुंचने का वक्त आ चुका है। लेकिन दूसरी ही तरफ इसी खित्ते में मिसाइलों और ड्रोन्स का ऐसा तबादला हो रहा है जिसने कुवैत और बहरीन जैसे मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट बताती है कि 3 माह की इस जंग के बावजूद दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल और अमरीकी पाबंदियों के खात्मे जैसे बुनियादी मामलात पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के अंदर भी शदीद खींचतान है। एक तरफ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स अस्करी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी सदर और उनकी टीम सफारती हल तलाश करने में मसरूफ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर दावा किया है कि उन्होंने ईरान के मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम बना दिए हैं। कुवैत की तरफ दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में तबाह हुए, जबकि बहरीन की तरफ फायर किए गए 3 मिसाइलों को अमरीकी और बहरीनी दिफाई निजाम ने मार गिराया। इस दौरान कुवैत और बहरीन में फिजाई हमले के सायरन भी बजे। दूसरी तरफ ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने पासदारान इनकलाब के हवाले से बताया कि ये कशीदगी तब शुरू हुई जब अमरीकी अफवाज ने अबनाए हुर्मुज़ के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज पर हमला किया। ईरान का दावा है कि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर और एक फिजाई अड्डे को कामयाबी से निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम ने इन ईरानी दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी दौरान ईरानी पार्लियामेंट के रुकन इब्राहिम रजाई ने एक्स पर बड़ा सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीकी सफारतकारों को की नहीं मिसाइलों की जबान बेहतर समझते हैं। इस कशीदगी का सबसे बड़ा नुकसान कुवैत को उठाना पड़ा, जहां कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के बाद परवाजें मुअत्तल हुई और भारी माली नुकसान के साथ कई अफराद जख्मी भी हुए। नाजरीन, अब आते हैं इस सनसनीखेज इंकशाफ की तरफ जिसने पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ पर मेहर तस्दीक सब्त कर दी है। एक भारतीय यूट्यूब पॉडकास्ट न्यूज़ बुक पर भारतीय एंकर शुभा नुकर मिश्रा से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फौज के अफसर कर्नल राजेश पवार ने खुलेआम एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत, इसराइल और अफगानिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। कर्नल राजेश पवार ने माना कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के ताने बाने इसराइल से जुड़े हैं, जहां इसराइल कालादम, BLA और TTP को इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, जबकि भारत इन दहशतगर्द ग्रुपों को भारी माली मावनत दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहा है। सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं, आलमी सतह पर भी मोदी के शाइनिंग इंडिया का पोल खुल गया है। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ शुरू किए गए वफाकी क्रैकडाउन ऑपरेशन चेकमेट के तहत अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर पर प्रोटेक्शन ने गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें योमा सेक्टर के कायम मकाम चीफ पेट्रोल एजेंट के मुताबिक गिरफ्तार 36 ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारतीय शहरी निकले जिनके पास लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। खुद भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 2021 से 2025 के दरमियान 52 मुख्तलिफ ममालिक से 1,71,000 से जायद भारतीय शहरियों को जालसाजी, फ्रॉड और संगीन जुराइम की वजह से मुल्क बदर किया जा चुका है। क्या मोदी सरकार अपने अंदरूनी उबाल और कॉकरोच पार्टी की तहरीकों से अवाम हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई नया मिस एडवेंचर कर सकती है? अब सवाल यह है कि क्या ईरानी सदर की सफारतकारी पर पासदारान इनकलाब का अस्करी मौक़िफ़ भारी पड़ जाएगा? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खलीज में मिसाइल भी चल रहे हैं। आप बतौर अस्करी माहिर इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इज इट अ स्ट्रेटेजी ऑफ टॉक एंड फाइट और इज इट अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस? जी, बहुत शुक्रिया मिस शजिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो ऑल आउट मिलिट्री की ऑप्शन है वो तो मेरा मानना है कि वो नहीं रही, और खास तौर पर ऑल आउट मिलिट्री तो मैं अमेरिका स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने तो सिर्फ डिफेंड करना है। लास्ट में उसने जो 40 दिन जंग हुई थी उसमें डिफेंड ही किया था।
अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने थे, और जब भी एक मिलिट्री आप एम्प्लॉय करते हैं कोई भी, तो उस मिलिट्री ने आपको अल्टीमेटली डिप्लोमेसी के मेज के ऊपर एक एडवांटेजेस पोजीशन देनी होती है, और वो होती है उसकी परफॉर्मेंस के जरिए। यानी मिलिट्री जितनी डोमिनेंट होगी दुश्मन पर, हावी होगी, जितना कॉम्प्रोमाइज कराएगी अपने दुश्मन पर, उतना ही डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स होते हैं मुज़ाकरात करने वाले, उनको एडवांटेज होती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को वो एडवांटेज नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा इशू हुआ है कि जो उनकी मिलिट्री को जिस तरह एम्प्लॉय किया गया, वो एक अलग बात है, या अलग सवाल हो सकता है कि वो क्या हुआ और क्यों नहीं हुई, लेकिन हुआ नहीं जो उनकी मिलिट्री से तवक्को कर रहे थे ट्रंप। जी। तवक्कुआत ही गलत थी, क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने शायद उस तरह नहीं देखी थी जिस तरह उनको देखनी चाहिए थी, नंबर वन। अब वो कोशिश ये कर रही है दोनों साइडें। ईरान भी चाहता है कि एक न्यू फाउंड लिवरेज उसको मिली है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा है जो उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट से भी ज्यादा पावरफुल टूल उसके हाथ में आ गया है। उसने पूरे इलाके के मुल्कों को जिस तरह स्ट्राइक किया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, उसको अपनी रीच का पता लगा है, उसकी अपनी कैपेसिटी नोन है। फिर उसने इसराइल को जिस तरह तबाही किया, तो उसका एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस भी उसको मिला है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ईरान की अपनी स्ट्रेंथ है जो वो मुज़ाकरात की टेबल पर कन्वर्ज करना चाहता है इनटू वैल्यू, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अपनी डिसएडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज बावजूद वो सुपर पावर है, वो सबसे बड़ी मिलिट्री अभी भी है, जो वो चाहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज ना करें एज अ सुपर पावर, और मुज़ाकरात में उनको एक एडवांटेज होनी चाहिए। हाँ, इन बिटवीन क्या हो रहा है, ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, पोस्टरिंग हो रही है। मैं इसको ऑल आउट वॉर नहीं देख रहा, क्योंकि ऑल आउट वॉर में ऑप्शन कोई नहीं है। अगर ये खुदा ना खास्ता जंग दोबारा फैल जाती है, 10 20 30 दिन दोबारा होती है, तबाही जरूर मचेगी, लेकिन आप और मैं और तमाम मीडिया इसी नतीजे पर, इसी रेशो से, इसी स्कोर पर हम दोबारा बात कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप बैक बाय इजराइल कोई ऐसी एडवांटेज पोजीशन हासिल कर सकेंगे जो उनको मुज़ाकरात की मेज पर उनका एडवांटेज को बहुत बड़े एडवांटेज में बदल दे। बिल्कुल सही। और अमेरिकी सेंटकॉम का जो दावा है कि उन्होंने ईरान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मार गिराए हैं, जबकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं ईरान कहते हैं कि नहीं, उन्होंने 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को हिट किया है। इन दोनों के फिजाई दावों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, अमेरिका का तो नोन है कि वो डिनाइल मोड में रहे हैं इस पूरे 40 दिन की जंग में भी, और पहली दफा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 भी जब हुई थी, जो अमेरिका के नुकसानात हुए थे, सबसे ज्यादा लेस क्रेडिबल जो जिसके नुकसानात थे वो अमेरिका ने माने थे। दैट मीन दुनिया में जहां और तबाही हुई थी, बहुत सारे मुल्कों में जो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल थे, उन्होंने माना था कि उनका क्या नुकसान हुआ है ड्यूरिंग द वॉर। अमेरिका के जो नुकसानात हुए, तो जंग से काफी अरसे बाद लोगों को पता लगे थे कि अमेरिका का ये नुकसान हुआ है, तो ये उस वक्त से चल रहा है। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप या बाकी जो उनकी लीडरशिप है मिलिट्री, वो उस तरह नहीं करार करते जो उनके नुकसानात हुए हैं। लेकिन हमने फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा, जो सीएनएन ने भी बाद में आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिए, तो सीएनएन की रिसर्च ने सपोर्ट किया कि ईरान गलत नहीं कह रहा था या ओवर इन्फ्लेटिंग कर रहा था। देखिए, जंग जब भी होती है उसमें फॉग ऑफ वॉर जरूर होता है, एक धुंधलाहट होती है, एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन जरूर होता है, मोरल बूस्टिंग की वजह से भी होता है, अपनी कैपेसिटी ज्यादा दुश्मन पर हावी होने के लिए होता है, बहुत सारी वजूहत होती है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो हुआ है, दोनों की क्रेडिबिलिटी लगती है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका की भी कैपेसिटी है कि ईरान को हिट कर सके, उनके आइलैंड को हिट किया, और अब ईरान की भी कैपेसिटी को नहीं समझते कि सब तक कॉम्प्रोमाइज हुए। उन्होंने भी जरूर किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव किया, और उनके बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स और जो साइट्स हैं, वो ऑलमोस्ट इन्होंने पिछले जब से 2-2.5 महीने से जो सीज फायर चल रहा है उसे रिकवर कर लिया है। बिल्कुल। और सर, दूसरी जानिब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से परवाजें भी मुअत्तल हुई और कुछ शहरी भी जख्मी हुए। अगर खलीज की फिजाई हदूद या एयर स्पेस इसी तरह गैर महफूज रही, तो क्या खलीज भी जवाबी वॉर कर सकता है? और अगर जंग में खलीजी ममालिक भी आ जाते हैं, तो फिर क्या मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई चांस बाकी रहेगा, या अभी भी वो बर्दाश्त कर जाएंगे इस चीज को? देखिए, अभी तक तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर स्ट्रैटेजी या मिलिट्री पावर अप्रिशिएट करूंगा इनको, तमाम अरब ममालिक को, जीसीसी के, जिन्होंने रिस्ट्रेन किया हुआ है और किया था अभी पिछली दफा भी। आपने देखा वो ईरान मुतवातर हमले करता रहा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया। ईरान के पास अपनी जस्टिफिकेशन थी कि वो उन मुल्कों को हिट नहीं कर रहा, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अमेरिकन अड्डों को और उनकी इंटरेस्ट को हिट कर रहा है। जबकि जाहिर है उन मुल्कों के अंदर जिन पर हमले हो रहे थे, उन पर एक डोमेस्टिक प्रेशर भी था, एक मॉरल प्रेशर भी था अपने लोगों का, कि हम क्यों इस जंग में पहली बात शामिल हैं, और अगर शामिल है नहीं है तो फिर हमले हो रहे हैं, तो फिर हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो आई थिंक उस लीडरशिप को जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो हमलों का जवाब दे देते तो सबसे ज्यादा खुशी नेतन्याहू को होनी थी, क्योंकि वो चाहते हैं डे वन से कि जो नेबरहुड में ईरान के तमाम ममालिक हैं वो आपस में लड़ पड़े और कन्फ्रंट करें ईरान को इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि जो ईरान को कमजोर करने का प्लान इजराइल का है
वो अरब ममालिक कर गुजरे। तो आई थिंक ये इक्का दुक्का होता रहेगा। मैं ऑल आउट नहीं देख रहा कि ईरान कंटिन्यू करेगा इन ममालिक पर, या ये ममालिक कोई रिस्टालिएशन के लिए ईरान को स्ट्राइक बैक करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। और ये बहुत अप्रिशिएबल है बात। सही। और दूसरा सर, हम मुज़ाकरात की भी बात करें, हम देखते हैं कि ईरान के अंदर भी अस्करी और सियासी क़यादत में थोड़ा डिफरेंस है। एक तरफ सदर सफारतकारी चाहते हैं, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स नेटो से भी लड़ने के दावे कर रहे हैं और बड़े सख्त बयान भी आ रहे हैं। अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। एक तरफ ट्रंप मुआहदे के करीब हैं, वो ये कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट वी आर डन, हम सारी डील हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटकॉम हमले कर रही है। ऐसे में किसी मुआहदे पर मुत्तफिक होना मुमकिन है? आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कोई ब्रेक थ्रू? देखिए, ये चलता रहेगा। मेरी नज़र में एक ब्रॉड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट समझ लें इस एग्रीमेंट का, वो बन चुका है। तभी ये सीज़फायर सस्टेन हो रहा है, और इसी वजह से आपने देखा नो वॉर नो पीस हो रहा है, क्योंकि दरमियान में इसलिए चल रहे हैं कि वो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं कि अगर अमेरिका समझता है कि ईरान कोई ऐसी बड़ी बात नहीं मान रहा, तो वो इस तरह की एक सिंबॉलिक किस्म की स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन ईरान क्योंकि समझता है कि अगर उसने इससे स्ट्राइक ले ली और जवाब ना दिया तो उसकी कमजोरी आएगी, तो ईरान हिट बैक कर देता है अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर। तो आई थिंक ये दोनों इकट्ठी चलेंगी कुछ अर्सा। और प्रेसिडेंट ट्रंप एक और चीज भी आप नोट करें कि पहले ये होता, बात कर रहे थे हम एग्रीमेंट की, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो गई थी कि हम कह रहे थे एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टर्म ही बदल गई। कहा जाने लगा कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे, फिर कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। तो ये एग्रीमेंट से अंडरस्टैंडिंग वाले मेमोरेंडम तक कहां से आ गए? वो इसलिए आ गए कि किसी वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आपको बाइंडिंग लेनी होती है, कोई गारंटियर्स होते हैं, एक मॉरल वैल्यूज पर आपको रखनी पड़ती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये एमओयू है, इसका मतलब है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो नोन है, वो अंडरस्टैंडिंग को किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके पास तो लास्ट ईयर भी जस्टिफिकेशन थी। आज उनकी कांग्रेस में सवाल हो रहा है, उनकी मिलिट्री एडमिरल से हो रहा है, और उनसे ये पूछा जा रहा था कि आपके ये प्रोग्राम में या था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाएगी, ये था कि रजीम चेंज आप इसी को कहेंगे कि अगर वो सीनियर खamenei शहीद हो जाए तो जूनियर आ जाए, तो वो ये आपके लिए खamenei यही था आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो वो लाजवाब थे, क्योंकि उनको टेक होम नहीं मिल रहा। तो आई थिंक होना तो इसी तरह का एग्रीमेंट है। ऑलमोस्ट आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि आपने नोट किया, वो एग्रीमेंट भी नहीं दे रहे, नाम भी बदल रहे हैं, फिर उसको 60 डेज की सीज फायर भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये जो इशू है ग्लोबल नजरों में, मीडिया, सोशल मीडिया से ये फेड वे हो जाए, इंटेंसिटी कम हो जाए, फिर एग्रीमेंट हो तो उनको उतनी एम्बैरेसमेट ना हो। ऑब्वियसली फेस सेविंग चाहिए ना उनको जवाब देने के लिए। अभी तक वो सेटिस्फाई, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी वो अचीव नहीं कर सके, तो फ्रस्ट्रेशन तो है। सर, ईरान में खामनेई शहीद के जनाजे के लिए तकरीबात का भी आगाज़ किया जा रहा है। उनकी तदफीन मुशहद में होगी। अली खामनेई का जनाजा आलमी तौर पर एक बड़ा इवेंट है, लाखों अफराद की शिरकत समेत मौजूदा ईरानी क़यादत की शिरकत भी होगी उसमें। ऐसे माहौल में जब धमकियाँ और हमले भी हो रहे हों, यू थिंक ये इवेंट होगा या खतरनाक साबित नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत रिस्की होगा। इस वजह से नहीं कि ईरान कर नहीं सकता, लेकिन इसलिए कि इजराइल बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि वो शो स्पॉइलर के तौर पर चाहते हैं कि इंस्टिगेट किया जाए, और खुदा ना खास्ता वहां पे जो बहुत बड़ी लीडरशिप सीनियर होगी, अगर उनको टारगेट किया जाता है, तो आप सोच लें कि ईरान को जो अगर इंटेंशन है भी, उनके प्लान में है भी, और अगर वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उनको सीज फायर करनी चाहिए, वो दोबारा उन पर एक मॉरल प्रेशर भी आ जाएगा, और एक नफरत और सदमे का कॉम्बिनेशन होगा, जिसके अंदर वो कम बैक करना चाहेंगे और हिट बैक करना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट को या इनको एश्योर कराना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे, लेकिन उसके ये हक में जाती है और उसके डिजाइन में पॉसिबिलिटी है, मैं रूल आउट नहीं करता। वो इसलिए करेंगे कि ईरान रिटेलिएटरी मोड में चला जाए और रिवेंज मोड में चला जाए, जिससे वो सारी डील स्टॉल हो जाए। तो मेरा ख्याल है काफी रिस्की है ये। बिल्कुल। सर, एक और बात अगर हम भारत की भी करते जाएं, भारतीय कर्नल राजेश पवार ने एक पॉडकास्ट पर एतराफ़ किया है कि भारत, इसराइल और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बात तो हम बहुत अरसे से कह ही रहे थे। दिस इज अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ अ हाइब्रिड वॉर। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस 3 फ्रंट चैलेंज से निपटने के लिए अस्करी सतह पर क्या करना चाहिए? देखिए, जो हाइब्रिड वॉर होती है, जब वो एक डिफरेंट नेचर की होती है। मई 2025 में जब सीज फायर हुआ था, तो बहुत सारे टेलीविजन पर जब मैं आता था, तो आप जैसे जर्नलिस्ट पूछते थे कि अभी वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन बची है। तो मैंने कहा था कि प्रॉक्सी ऑप्शन बची है, क्योंकि वो फ्रंट पर आकर मुकाबला नहीं कर सके। रात को उन्होंने 12:30 जहाज भेजे, वो काम नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने 8 जहाज उनके वापस लैंड नहीं किए, तो बहुत बड़ी कीमत उनको देनी पड़ी। फिर 10 तारीख को उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से सीज फायर की रिक्वेस्ट की, वो भी तारीख का हिस्सा है।
तो मेरा नहीं, उस वक्त भी मैंने ही कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया चाहेगा कि अब इस तरह का कोई और एडवेंचर या मिस एडवेंचर करे, तो वो उनके पास ऑप्शन यही बचती है कि वो प्रॉक्सी वॉर को करे। प्रॉक्सी वॉर की लिमिटेशन ये होती है, या एक चैलेंजेस ये होते हैं कि ये डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होती, इसमें जी। नोन जगह नहीं पता होती, टाइमिंग्स नहीं पता होते, चॉइस ऑफ वेपन्स नहीं पता होता। जब इतना कुछ एम्बिगुअस होता है या कंफ्यूजन होता है, तो जो इनिशिएटिव होता है वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट के हाथ में चला जाता है, बिकॉज उनके पास चूजिंग होती है टाइमिंग की, जगह की, इंटेंसिटी की, डे एंड नाइट टाइम के किस वक्त करना है। तो आई थिंक उसको कंटिन्यूड चाहिए होती है, आपको सर्वेलेंस भी चाहिए होती है, परसिवेरेंस भी चाहिए होता है, हौसला भी चाहिए होता है, और जी। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको साथ साथ करनी पड़ती है ऐसे हमलों को या ऐसी प्लानिंग को काउंटर करने के लिए, जो कि आई एम श्योर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कर रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके अंदर कोई डेडलाइन नहीं होती कि ये अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये इनिशिएटिव उनके पास होता है, और पीछे से अगर फंडिंग इस तरह की मैसिव किस्म की हो तो जाहिर है फिर इनिशिएटिव और ज्यादा उनको बढ़ता है, और वो तो चाहेंगे कि उनको कैश स्टाफ कंट्री है अफगानिस्तान, वो चाहेंगे कि उनको और ज्यादा फंडिंग हो ताकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो उनको फंड देने वाले होते हैं उनको बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, और बेहतर परफॉर्मेंस यही है कि जितना खुदा न खास्ता हमारा नुकसान होता है। ऑब्वियसली, और अफगानिस्तान की सरजमीन का तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल वैसे भी अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रही। और दूसरा, अफगान तालिबान की मौजूदगी में अगर टीटीपी को वहाँ महफूज पनाहगाहें और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही है, तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान का अगला अस्करी ऑप्शन क्या होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स अब नागुज़ीर हो चुकी हुई हैं? जी, ये तो मैं उस वक्त भी कहा था जब पिछले अक्टूबर में शुरू हुई थी, तो मैंने कहा था कि दिस इज नॉट बाय चॉइस, दिस इज बाय कंपल्शन। हम इस पर खुशी नहीं लेते, कोई प्राइड नहीं लेते कि ये एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, ऑल दैट सपोर्ट भी किया। सोवियत यूनियन इन्वेजन के दौरान भी हमने लोगों को सपोर्ट किया, उनकी जो आज़ादी थी उसको चैलेंज नहीं होने दिया। तो हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फंडिंग बहुत ज्यादा है तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं रहती, क्योंकि जब हम रोजाना की बुनियाद पर एक सोल्जर से लेके पुलिसमैन और सिविलियन निहत्ते मासूम बच्चे और इस तरह के स्कूल की खवातीन और इस तरह के जब हम जनाजे उठाते हैं, टिल आप सीनियर ऑफिसर्स मिलिट्री के ले ले जो रोजाना की बुनियाद पर जाने दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो फिर हमारे पास भी ये ऑप्शन नहीं रहती, क्योंकि जनाजे बहुत भारी होते हैं ऐसे जो मासूम लोगों की ज़ाहिर जान चली जाए जिसके अंदर उनका कसूर भी ना हो, तो फिर हमने रिटेलिएट करना होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिलेक्टिव होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और फिर लास्ट बात ये है कि बाकी जो दोस्त ममालिक इस खत्ते में खासतौर पर चीन और रूस हैं, उनको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको रियलाइज करवाना चाहिए कि ये जंग ऐसी है जो हमारी चॉइस की नहीं है, लेकिन हम रिटेलिएट हिट बैक जरूर करेंगे। और सारे ऑब्वियसली जैसे फंडिंग की तरफ जरूर इशारा करना चाहिए कि जो प्रॉक्सी वॉर को पीछे से सपोर्ट या सर्वाइव किया जा रहा है। अच्छा सर, इस सब में जो हम देख रहे हैं, ठीक है भारत तो है ही और भारत इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, बट इजराइल का अपना वैसे मोटिव क्या है इस सब के पीछे? अपनी मशरिक़ वुस्ता में जंग छोड़कर वो पाकिस्तान में इस तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट टू कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाए। आपके ख्याल में व्हाट इज इजराइल्स अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल गोल हियर? नंबर वन तो हम कई दफा बात कर चुके हैं शजिया, ग्रेटर इजराइल है, जिसकी राह में एक ईरान बहुत बड़ी रुकावट बन गया है ऑब्वियसली, इसीलिए अब्राहम कॉर्ड वहां नहीं पहुंच सका, ना इंशाल्लाह पहुंचेगा। आपने देखा कुछ शुरू में कुछ ममालिक ने उसको इजराइल को तस्लीम भी किया, अरब ममालिक ने उसके साथ में ताल्लुकात भी बहाल कर लिए, लेकिन उसके बाद जो वो नाहक खून 2.5-3 साल से उसने गजा के साथ जो जुल्म बर्बरियत की है, उसकी वजह से वो एक्सपोज सिर्फ मुसलमानों में नहीं हुआ बल्कि ग्लोबली हुआ है। तो जब वो एक्सपोज हुआ है तो वो एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो अब जैसे मैंने कहा कि उसकी सबसे बड़ी टारगेट या एक कॉज या मिशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ न्यूक्लियर जो मुल्क नहीं है मुसलमान, सबसे जो अगर दो ममालिक अगर मैं दुनिया में देखूं जो मुसलमान ममालिक हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टेज पे हैं या बहुत तरक्की कर गए हैं, वो पाकिस्तान और तुर्की है। तो जाहिर है आपने देखा तुर्की को भी वो थ्रेट करता रहता है, पाकिस्तान को भी डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तो इनडायरेक्टली करता रहता है। तो वो ये एक ऑनगोइंग बैटल होनी है, इसके अंदर आप डिजिटाइज नहीं कर सकते कि फलां दिन से फलां दिन तक होगी या फलां टाइम पर होगी या फलां लोकेशन पर होगी। ये एक अनएंडिंग नॉन स्टॉप परसुएशन किस्म की जंग है, जिसको आपने जाहिर है जैसे मैंने कहा कि उनके पास इनिशिएटिव होता है हाइडिंग का, चॉइस ऑफ वेपन्स का और इंटेंसिटी का, तो उसको आपने ऑल दैट वाइल कंटिन्यूसली करना होता है और उसका डिजाइन ये काइनेटिक जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। ऑब्वियसली जब आपको ये ना पता हो कि
आपका दुश्मन कब किस वक्त वॉर कर रहा है। बहुत शुक्रिया एयरटाइम खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा मोड़ जहां फैसले अवामी रिलीफ के लिए होने चाहिए, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ और बैनुल-अक़वामी दबाव ने पूरे मंजरनामे को धुंधला दी है। वफाकी बजट जो 5 जून को पेश होना था, अब 10 या 12 जून तक मुअख्खर होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला ताहाल तय नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी का गिला है कि उन्हें बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान भी अपने मुतलबात मनवाने के लिए बजट मंजूरी को शर्त बना चुकी है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को बहाल किया जाए। कौमी असेंबली के सेक्रेटरीट को अभी तक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन तक नहीं मिला। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास मुलतवी हो गया। सवाल यह है कि क्या ये बजट अवामी फलाह का दस्तावेज बनेगा या सिर्फ सियासी बका का खेल। असल हालात ये हैं कि रवा माली साल के पहले 10 माह में हुकूमत ने 11 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्ज हासिल किया, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 83% ज्यादा है। पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा और वाजबात इस वक्त 138 अरब डॉलर तक जा पहुंचे हैं। हुकूमत कहती है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, लेकिन ये इस्तेहकाम कर्ज पर खड़ा है। मुल्क में 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी के फैसलों को मौखर कर रहे हैं या उन पर नजरसानी कर रहे हैं। OICCI की जानिब से 2026 की दूसरी सहमाई के दौरान किए गए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की 29वीं लहर के नताइज जारी करते हुए इंकशाफ किया गया कि मजमूई कारोबारी एतमाद 9% पॉइंट्स कमी के बायस मस्बत 13% रह गया, जो इससे कबल 28वीं लहर में मस्बत 22% था। शोबा जाती बुनियादों पर खिदमात के शोबे में सबसे ज्यादा कमी देखी गई, जहां एतमाद 20 पॉइंट्स गिरकर मस्बत 14% रह गया। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी 7 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। तहम रिटेल सेक्टर वाहिद शोबा रहा जहां कारोबारी एतमाद में 3 पॉइंट्स बेहतरी आई और ये मस्बत 20% तक पहुंच गया। सरमायाकारी के रुझानात में भी नुमाया कमी सामने आई है। न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 10 पॉइंट्स कमी के बाद सिर्फ मस्बत 2% रह गया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि कारोबारी इदारे मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में नई सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए हुकूमत रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को फाइलर्स के लिए टैक्सेस में बड़ी छूट यानी कि खरीदारी पर 1.5% से कम करके 0.25% और फरोख्त पर 4.5 से कम करके 1.5% देने का इरादा रखती है, ताकि मार्केट में सरमायाकारी बढ़े और रोजगार पैदा हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दीवार IMF है, जो टैक्स नेट बढ़ाने और सब्सिडीज कम करने की अपनी सख्त शराइत पर बजिद है। लेकिन इन सब माशी सख्ती हकीकतों के बीच जब हम सरकारी दस्तावेजात उठाकर देखते हैं तो अशराफिया के पाकिस्तान और आम आवाम के पाकिस्तान का फर्क बड़ा वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ आवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है, तो दूसरी तरफ आइंदा माली साल के बजट में अरकान पार्लियामेंट के अहले खाना की इजाफी रिहाइश गाहों और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स की तामीर के लिए 7.5 अरब रुपए के मजमूई मंसूबों में से 1.5 अरब रुपए यानी 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर G52 में अशराफिया के लिए फैमिली सूट्स बनेंगे, जबकि गरीब के सर पर छत तक मौजूद नहीं। हुकूमत फाइलर्स को टैक्स में रिलीफ देने की तो बात करती है, लेकिन क्या नॉन फाइलर्स और बाअसर माफियाज को टैक्स नेट में लाने की हिम्मत इस बजट में दिखाई देगी? क्या ये बजट पाकिस्तान के मुआशी पहिए को चलाने के लिए बनाया जा रहा है या सिर्फ IMF की अगली किस्त हासिल करने और सियासी तहादियों को राजी करने की एक दस्तावेज है? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, बजट पे डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके मौखर होने की वजूहात पे बात करेंगे। बजट का 5 जून से 12 जून तक मौखर होना बज़ाहिर सियासी लगता है, लेकिन आपकी नज़र में इस ताखीर की मुआशी कीमत क्या है? क्या इससे बुनियादी मुआशी अहदाफ मुतासिर नहीं हो रहे? जब सियासी जमातें अपने मफाद पर बजट पास करें तो इसमें अवामी रिलीफ या फिर मुआशी पॉलिसीज कहाँ हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी बुनियादी माशी वजूहात हैं इसके पीछे। आपने सियासत का जिक्र किया, शायद सियासी वजूहात भी ज़रूर होंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो माशी वजह मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान
ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की आमदन के तखमीने हैं और जो FBR की क्रेडिबिलिटी है, उसकी साख समझ लीजिए, उसकी जो उसकी कारकर्दगी समझ लीजिए, उसकी काबिलियत रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली कह लीजिए, उस पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो सही। एक टसल समझ लीजिए, एक रसाकशी चल रही है वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान कि वफाकी हुकूमत की आइंदा साल में आमदन का क्या क्या मद रखनी चाहिए, क्या हद चाहिए, कौन सी फिगर बजट में आनी चाहिए। दूसरी बड़ी माशी वजह जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान भी एक और रसाकशी चल रही है, जहाँ पे IMF का एक प्रेशर है सूबों के ऊपर कि उनको सरप्लस कोई 400-450 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा के वफाकी हुकूमत को आप समझिए कि उनके वफाकी हुकूमत का खसारा कम करने के लिए कंट्रीब्यूट करने हों। तो दो माशी वजूहात बिल्कुल वाजे हैं, एक विफाक और IMF के दरमियान रसाकशी और दूसरी विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो मामला चल रहा है। क्योंकि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की वजह से मुलतवी किया गया है। पाकिस्तान में मौशी तरजीहात वैसे भी सियासी नफ़ा नुकसान के ताबे ही रहेंगी। बजट से ऐन कबल इस अहम तरीन इजलास का मौखर होना क्या जाहिर करता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवाम के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर है, जो पूरे बजट में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है। ये कल हुकूमत ने ऐलान किया कि जो तरक्याती बजट है वो 4.3 खरब रुपए का होगा, 4,300 अरब रुपए। अब आप सोचिए इतनी बड़ी अमाउंट है, इसका मतलब ये वाजे है कि बजट में पैसा तो मौजूद है, पॉलिसी चाहिए। बजट में ज़ाहिरी तौर पे पैसा मौजूद है, सियासी नीयत क्या है, हिकमत अमली क्या होगी। आप सोचिए कि अगर ये 4.3 खरब रुपया वाकई में खर्च कर दिया जाए, तो मैं फिगर्स मुझे मिली हैं प्लानिंग कमीशन की तरफ से, उसके मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है मुल्क के अंदर। तो 11,000 नए स्कूल बन सकते हैं। जो क्लिनिक्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट कहते हैं, मिनी हॉस्पिटल कह लीजिए, उस पे तकरीबन 15 करोड़ का खर्चा आता है। अगर वाकई में ये 4,000 अरब जो है ये खर्च कर दिया जाए तरक्याती मंसूबों के ऊपर, तो 6,500 एक साल के अंदर 6,500 नए क्लिनिक बन सकते हैं। लगभग 45,000 किलोमीटर की नई रोड्स बन सकती हैं और कोई 3 से 4,000 स्कीमें जो हैं साफ पानी की, सैनिटेशन की, ये आप सोचिए कि इन 4,000 अरब से काम हो सकता है। तो मनी इज देयर, ये आपका और मेरा टैक्स का पैसा है, इसका ऐलान भी ऑलरेडी कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि हर साल ऐलान किया जाता है, लेकिन साल के आखिर में हमें आउटकम जो नतीजा है जमीनी हकीकत के बारे में वो नजर नहीं आता। बिल्कुल, और नो डाउट आप कह रहे हैं कि पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि सही जगह पर प्रायोरिटीज़ में शायद कहीं गड़बड़ है। अभी रवां माली साल के पहले 10 माह में बैरूनी कर्ज़ों में 83% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की अगर हम देखा जाए मजमूई बैरूनी कर्ज़ों और वाजबात का हुजम, तो वो 138 अरब डॉलर तक पहुँच चुका हुआ है। इस बजट में इस कर्ज़ की वापसी का हुजम कितना बड़ा होगा, और क्या हमारे पास अपने वसाइल से ये कर्ज उतारने का कोई पायदार रास्ता मौजूद है, या हम सिर्फ पुराना कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं, फिर हम एक और कर्ज ले लेंगे? जी, इसकी एक तो बहुत बड़ी आईनी वजह है और एक माशी वजह है, दोनों वजूहात आपके सामने रख देता हूँ। 18वीं तरमीम पास की थी हमारी नेशनल असेंबली में 2010 में। 2010 में जिस कर्जे का, कौमी कर्जे का जिक्र कर रही हैं, वो 2010 में सिर्फ 10 ट्रिलियन रुपीस था, 10 ट्रिलियन रुपीस, और आज वो लगभग 100 ट्रिलियन बन चुका है। तो जो 18वीं तरमीम है, ये 16 साल का तजुर्बा है कि हमने एक हुकूमत को बना दिया है कर्जा लेने वाली मशीन, और 4 हुकूमतें जो हैं वो जो कर्जा लेने वाली मशीन है उससे वसूल करती हैं पैसे और धड़ाधड़ खर्च कर देती हैं, और उस खर्चे के नतीजे में कोई आउटकम का कोई ऑडिट नहीं है कि उन्होंने उन इखराजात से हासिल क्या किया। तो एक तो ये बहुत बड़ी जो है वो 18वीं तरमीम है
मैंने आपसे जिक्र किया कि 10 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा था जो अब 100 ट्रिलियन का 100 बन गया है। ट्रिलियन हो गया। और वजह यही है कि एक हुकूमत कर्जा लिए चली जा रही है, पिछले 16 साल से लिए चले जा रही है, और वो कर्जा ले लेके या तो सूबों में बांट देती है, और या फिर जो पुराना कर्जा लिया होता है उसको उतारने में सर्फ हो जाता है। अभी इस साल आप देखिएगा कि वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली की फ्लोर में खड़े होंगे और वो ऐलान करेंगे कि इस साल वफाकी हुकूमत की आमदन 17,000 अरब रुपए की हो। तो विल ऑल बी वेरी इम्प्रेस कि बहुत बड़ी आमदन आने वाली। उसके कोई 30 सेकंड के बाद ये बताया जाएगा कि 17,000 आमदन में से 8,500 जो है वो सूदों को बांट दी जाएगी 18वीं तरमीम के तहत, और 8,500 अरब वो कर्जों में चली जाएगी, कर्जों की वापसी। तो आप सोचिए बाकी हुकूमत की जेब खाली। बिल्कुल, फिर उस टाइम पे खाली होकर बैठ जाएंगे। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, हुकूमत एक तरफ से कहती है कि इन्फ्लेशन औसतन 6% के करीब रही, लेकिन अप्रैल 2026 में साल ब साल महंगाई 10.9% तक पहुंच गई। एदादो शुमार के इस गोरख धंधे की हकीकत क्या है? अगर हम सरकारी फिगर्स और हम बाजार की असल कीमतों में देखें तो बहुत बड़ा तजाद है। इस तजाद की क्या वजह है? जी, मैं जेन्युइनली मैंने वो बास्केट देखी है, उसमें 400 से जायद आइटम हैं जो हुकूमत आपको रेट महंगाई का बताती है। उससे और जो बाजार की कीमतें हैं उनमें आप समझिए कोई ज़्यादा फर्क मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा। मसला जो आ रहा है वो ये है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों में जो मजमूई शरह है महंगाई की, वो लगभग मेरा तखमीना ये है कि 85 से 90% तक पहुंच गई। और उन 3 या 4 सालों में जो आपकी और मेरी आमदन है उसमें अगर इफ यू आर लकी तो आपकी शायद 30, 35, 40% तनख्वाह बढ़ी हो। बहुत से लोगों की तनख्वाह ही नहीं बढ़ी। तो अब अगर कीमतें बढ़ रही हैं 90% से, तनख्वाह बढ़ रही है 35-40% से, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। जी। इस वक्त लगभग 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जो बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद, घर का किराया देने के बाद बच्चों की फीस नहीं बचती, और फिर जो किचन का सामान खरीदना होता है उसके लिए आप समझिए कि पैसे नहीं बचते, या फिर एक ट्रांसफरेंस हो रही है कि जो महीने में 4 दफा गोश्त खाया जाता था अब वो महीने में 1 दफा आ गया है। जो प्रोटीन्स के ऊपर खर्चा किया जाता था वो अब कार्बोहाइड्रेट्स पे चला गया है। रोटी का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, गोश्त का और फ्रूट का इस्तेमाल कम हो गया है। तो असल मसला जो है वो कुव्वत खरीद का है। कुव्वत खरीद कम हो रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं सरमायाकारी भी कम हो रही है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताज़ा बिजनेस आप देख लें कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 10 पॉइंट्स की भारी कमी के बाद सिर्फ मस्बत 2% रह गया, और मुल्क के 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी रोक चुके हैं। जब मुल्क में नई सरमायाकारी ही नहीं होगी, नए मौके ही नहीं पैदा होंगे, तो इस माहौल में हम हुकूमती इस्तेहकाम के दावों पर कैसे यकीन करें? देखिए, सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख तो है जो हमारी जो रवायती सरमायाकारी है, उसमें बिजली का रेट और टैक्स का रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब पाकिस्तान में जो बिजली फी यूनिट की कीमत है वो हमसाया ममालिक से लगभग 2 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन का रेट है वो आप समझिए कि 55-60% तक पहुंच जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि बाहर से कंपनियां आएं और पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्ट करें और अपनी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप यहाँ पे लगाएं, तो वो तो 55 और 60% के टैक्स देने के बाद बड़ा मुश्किल है उनको कायल करना। जो दूसरा रुख है उसी सिक्के का वो ये है कि कुछ असासे पाकिस्तान के पास ऐसे हैं जिनकी दुनिया भर को बड़ी शदीद जरूरत पड़ने वाली, खास तौर पे आप समझिए कि 2030 में पूरा यूरोप जो है वो जीरो मिशन पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनको कॉपर की बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सोलर पावर अगर आपने सोलर पैनल बनाने हैं तो कॉपर चाहिए, अगर विंड टर्बाइन बनानी है तो कॉपर चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए बनाना है तो कॉपर चाहिए। और कॉपर के पाकिस्तान के पास बहुत बड़े ज़खायर हैं, और रेकोडिक माइन जो है वो 2028 में
ऑपरेशनल होने चली। तो ये तकरीबन वही वक्त है जब कॉपर पाकिस्तान बना रहा होगा और दुनिया भर को कॉपर की सख्त जरूरत होगी। तो सही। वहां पे मैं समझता हूँ कि सरमायाकारी हो भी रही है, कमिटमेंट भी आ रही हैं। दुनिया भर के जो इदारे हैं और कंपनियां हैं वो कॉपर की माइनिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। राइट, कॉपर में सरमायाकारी आप देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सरमायाकारी सर बैरूनी भी काफी कम हो गई है। मार्च 2025 में अगर हम बरामदात की भी बात करें तो 31 करोड़ 51 लाख डॉलर थी, वो मार्च 2026 में गिरकर सिर्फ 9 करोड़ 54 लाख डॉलर रह गई हैं। ये सिर्फ एदाद शुमार नहीं है, बल्कि उनके पीछे टेक्सटाइल, ज़राअत और दीगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की वो सनतें हैं जो ये माल तैयार करती थी। अब इतने बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मनसूख होने से ऑब्वियसली सर मकामी सनतों और फैक्ट्रीज और किसानों पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए इसके नतीजे में पैदा होने वाली बेरोजगारी के नए तूफान को रोकने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर क्या रिलीफ इकदाम करने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो निजी शोबा है वो निहायत ही कंपेरेटिव शोबा है। अगर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, अगर उनको बिजली का रेट वही मिल जाए जो हमसाया ममालिक में है या जो हमारे कंपेटिटर हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, तो हमारी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है वो उनको बीट कर सकते हैं। अगर जो टैक्स का रेट है वो भी मुकाबलतन लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखा जाए तो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है, पाकिस्तान का जो स्पोर्टिंग गुड का शोबा है, पाकिस्तान की जो लेदर की टेनरीज हैं, ये दुनिया भर में compete कर सकती हैं और माजी में इन्होंने compete करके दिखाया है। तो यहाँ पे मामला वही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पिछले चंद सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है और हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि किसी तरह उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर नीचे लेके आए तो पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कंपेरेटिव है दुनिया भर। बिल्कुल सही। और सर साथ आहिस्ता आहिस्ता ही हम सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। रियल एस्टेट की भी हम बात करेंगे। उस सेक्टर में भी फाइलर्स के लिए टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि IMF इसकी मुखालफत कर रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी। आप किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं? क्या प्रॉपर्टी में टैक्स छूट देना वाकई मईशत के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है जब वो चलने लगता है तो उसके साथ लगभग 3 से 4 दर्जन जिनको कहते हैं एलाइड इंडस्ट्रीज। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं तो आपको प्लम्बिंग का सामान चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं तो आपको वायरिंग, आपको इलेक्ट्रिकल सामान चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं सीमेंट चाहिए। तकरीबन 30 से 40 चीजें जो इनपुट होती हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, वो साथ ही साथ चलने लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पहले कुछ सालों से बहुत बूम कर रहा था। हुकूमत की कुछ इजाफी टैक्सेस के नतीजे में वहाँ पे बहुत बुरा एक रिसेशन जो है वो सामने आया था। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कंपेरेटिव किया जाता है, टैक्सेस का रेट नीचे लाया जाता है, तो उसके साथ साथ तकरीबन 30 से 40 मजीद और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। जी, क्योंकि सर हम अगर टैक्स वसूली की बात करें तो हमारे आलमी माशी जरीदे वो पाकिस्तान के टैक्स वसूली के अहदाफ पर शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। अगर हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक टैक्स हदफ पूरा नहीं कर पाती तो क्या हमारे ऊपर मजीद सख्त मिनी बजट मुसल्लत किए जाने का खतरा मौजूद है? देखिए, टैक्स के हवाले से मेरा नजरिया ये रहा है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जो चाल है उसमें वो जकड़ा हुआ है। ये कहना कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, इसके पीछे कोई अदाद शुमार इसको सपोर्ट नहीं करते। आज से 20 साल पहले अगर आप बजट निकाल के देख लें तो हुकूमत ने जो अपना हद FBR को दिया था वो 1000 अरब रुपए का टैक्स था। और पिछले साल हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि FBR ने खजाने में तकरीबन 14,000 अरब का टैक्स इकट्ठा किया। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, टैक्स की कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, 1000 अरब से 14,000 अरब पे पहुंच गई। प्रॉब्लम यहाँ पे हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का है, जिसपे ना तो IMF कोई फोकस करती है और ना हुकूमत का अपना इंटरेस्ट है कि किसी तरह अखराजात को कम किया जाए। तो बीमार मईशत जो है वहां पे आप समझिए कि बीमारी दिल की है
जो हुकूमती अखराजात हैं और इलाज किया जा रहा है टांग जगह का। जो टैक्स कलेक्शन का है, तो फिर मईशत का तंदुरुस्त रवाना होना जरा मुश्किल लगता है कि अगर बीमारी दिल की हो और आप इलाज जगह तो सर अभी भी लग रहा है कि दिल की बीमारी का इलाज अभी भी नहीं ढूंढा जा रहा, अभी भी गुर्दे और टांगों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गरीब से कुर्बानी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ G52 इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के फैमिली सूट्स और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए 7.5 अरब के मंसूबों में से 1.5 अरब रुपए इस बजट में रखे जा रहे हैं। इस बदतरीन मुआशी तजाद पर आप क्या कहेंगे? क्या हुक्मरान तबके की तरजीहात आवाम से मजाक नहीं? मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला तो हुकूमत के अखराजात है, वो तो अभी भी लग रहा है कि उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ। कुछ लगता ऐसे है कि हमारा पैगाम जो है वो हुकूमत को हुकूमत में सुनने वालों को शायद नहीं मिल रहा है। वहाँ पे अखराजात वैसे ही जारी हैं। अगर आप समझिए कि एक तिजोरी है जिसके अंदर कोई 16-17 हज़ार अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जाता है, तो वो तिजोरी हमें बताया जाता है कि खाली है अगर किसी पाकिस्तानी आवाम के लिए, आम आदमी का अगर मुफाद देखना है या उसका फायदा करना है। लेकिन वो तिजोरी भरी हुई नजर आती है अगर किसी वजीर ने कोई जहाज खरीदना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो या कोई नई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो ये एक तजाद बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। तो सर आप आखिर में क्या हुक्मरान तबके को मशवरा देंगे? फौरी क्या इकदाम करने की जरूरत है? अगर आपके पास ये कलमदान हो तो आपकी नजर में क्या आइडियल बजट होना चाहिए? जस्ट टू सम अप द देखिए, मैं किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं हूँ कि मेरा मशवरा कोई हुक्मरान तबका जो है वो सुनने वाला है। ये लेकिन सर हम अपनी काविश तो करेंगे। तो मुझे किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ मैं कि मैं अगर लिखूंगा या कुछ बोलूंगा तो उसका असर जो है वो हुक्मरानों के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ कम से कम पिछले 16 बजट जो 2010 के बाद मैंने बड़े करीबी देखे हैं, उसमें यही होता है कि बजट के दौरान जो 4 या 5 जिम्मेदारी हैं विफाकी हुकूमत की, वो होती हैं कि टैक्स का रेट बढ़ाना है, बिजली का रेट बढ़ाना है, गैस का रेट बढ़ाना है, पेट्रोलियम लेवीज बढ़ाने हैं, और फिर ये सारा माल इकट्ठा करके और सूबों में बांट देना। और सूबों में जिस तरह खर्च किया जाता है उसका ना तो कोई ऑडिट सामने आता है, ना उसका कोई आउटकम सामने आता है। आम आदमी के हवाले से उसको फायदा क्या पहुंचा, ये कभी ना नापने की कोशिश की गई, ना गिनने की कोशिश, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच माहिर मुआशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।